स्टार्ट करना है। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली मुझे कोई बात करनी थी आपसे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। बेटा आजकल हम देखते हैं कि ई बैंकिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें कोई हॉलीडेज ऐसा कुछ नहीं है। ये 24 आवर्स 365 डेज है। आप कभी भी कहीं से भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, कभी से अमाउंट रिसीव कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी है। So there are various benefits of e-banking provided to customers, which are first, e-banking provides 24 hours, 365 days a year service to the customer of the bank. ये बेटा 24 आवर्स सर्विस है कि मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सैटरडे है, संडे है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा, customers can make some of the permitted transactions from office or house or while traveling via मोबाइल टेलीफोन्स। बेटा कस्टमर कभी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन चला रहे हो, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, इजीली कभी भी कहीं से बैठे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, है ना। सो ये भी इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें कोई लोकेशन बैरियर नहीं है। तीसरा, इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इससे बेटा आप क्या होता है, आपकी ये एक तरह से आपको कन्विंस कर लेता है कि आपकी जितनी भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हैं वो मतलब पूरी आपके माइंड में बैठ जाती है कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं। आपको प्रॉपरली हमेशा टाइमली अलर्ट आता रहता है। क्लियर बेटा? यस सर। तो थर्ड समझ नहीं आया। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, इससे बेटा क्या होता है, इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। देखो आपको एक तो आपकी हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, क्लियर, प्लस क्या है, आप डिसिप्लिन रहते हो, आपको अलर्ट आ जाता है। जैसे 7th को आपकी ये पेमेंट ड्यू है, आपको मैसेज आ जाता है, आप ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट भी हो जाती है कई बार कि आप सेट कर दो, अपने आप डेबिट हो जाएगा अकाउंट से, आपको अलर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो उससे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब आपका कोई भी जो पेमेंट है लोन की या कुछ की डिफॉल्ट नहीं होती। समझ गए आप? यस सर। Then, so greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash. कहीं बेटा कोई कैश करने कैरी करने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कभी भी घर बैठे कहीं से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। Then, so the banks also stand to gain by e-banking. The benefits are, banks के लिए भी बेटा ये e-banking के बहुत फायदे हैं। जैसे क्या क्या फायदा? सबसे पहला फायदा क्या है बेटा, e-banking provides competitive advantage to the bank. ई-बैंकिंग से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि मतलब सारे आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, पूरी उनको वो कंपटीशन मार्केट में इजीली कंपटीशन दे पाते हैं जिन किसी को भी देना है। क्लियर? तो इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत मिल रहा है बैंक को। दूसरा, ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। कि भाई ये ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं है, आप अनलिमिटेड जितने मर्जी अकाउंट ओपन करो, मैनेज करो, इजी है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। Any PC connected to a modem means किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customer. वो कभी भी कैश विड्रॉल नीड पूरी कर सकता है। यहाँ तक क्लियर? तो इसलिए अब मैन पावर की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और बैंक्स को ये भी कोई बैरियर नहीं है कि उसको ब्रांच तक रिस्ट्रिक्ट करना है किसी चीज को, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, loan on branches can be considerably reduced by establishing लोड, सॉरी नॉट लोन, लोड जो है बेटा ब्रांचेस पे वो भी कम हो गया क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कर लिया एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है बेटा, जैसे मेरा अकाउंट अगर है सेक्टर 9 की ब्रांच में, क्लियर, तो मैं 46 से भी अपने अकाउंट को हैंडल कर सकता हूँ या घर बैठे भी अपने अकाउंट को हैंडल कर सकता हूँ, किसी भी ब्रांच में जाकर कभी भी हैंडल कर सकता हूँ। तो किसी स्पेसिफिक ब्रांच पर ऐसा कोई लोड भी नहीं पड़ता। क्लियर? कोई कहीं से किसी भी ब्रांच में किसी भी शहर के
जाकर बैंक में इजीली जो ट्रांजैक्शंस करना चाहता है वो कर सकता है, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ तक क्लियर? सो किसी के ऊपर कोई भी लोड नहीं है। याद है बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे बिजनेस सर्विसेज, याद है? सर बिजनेस, हाँ जी बोलो। सर मतलब जो ये कोविड है उसका जो इफेक्ट है वो बैंक्स पे ज्यादा नहीं हुआ ना? नहीं, बैंक्स पे, बैंकिंग के थ्रू अपना सब मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, इस पे इतना ज्यादा वो नहीं आया, इतना डिफरेंस नहीं पड़ा। जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे बेटा उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो ऑनलाइन चल रहे थे ना ऑलरेडी, उन पे क्यों इम्पैक्ट आएगा? तो ऑफलाइन वाले जो क्लोज हैं, जैसे जिनकी शॉप्स वगैरह हैं या कुछ और है, उनमें इतना कोई ज्यादा उन पे इम्पैक्ट आया, ऑनलाइन वालों पे खास इम्पैक्ट आया नहीं। क्लियर? यस सर। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हमारा टॉपिक क्या है? बिजनेस सर्विसेज कितनी तरह की होती है, याद है ना? क्या पढ़ा था हमने? बिटकॉइन, वॉशिंगटन। याद है ना? यस सर। कहाँ का? वॉशिंगटन। और ये बिटकॉइन क्या था? बैंकिंग। कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? कमर्शियल, बोलो। हाँ, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड और सेंट्रल। कमर्शियल कितनी तरह की होती हैं? पब्लिक, प्राइवेट। यही पढ़ा था? यस सर। इसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े और फिर क्या पढ़ा? ई बैंकिंग। क्या पढ़ा बेटा? ई बैंक। अब हमारा टॉपिक क्या है? इंश्योरेंस। क्या टॉपिक है? इंश्योरेंस। अब देखो बेसिकली बेटा लोग इंश्योरेंस कराते क्यों? इंश्योरेंस भी एक सर्विस है, ठीक है? इंश्योरेंस लोग कराते क्यों हैं? ताकि किसी स्पेसिफिक चीज के लिए वो क्या रहे? इंश्योर्ड रखें अपने प्रोडक्ट को। क्या रखें प्रोडक्ट को? इंश्योर। मतलब ताकि कोई भी अनसर्टेन इवेंट के अगर चांसेस हो, हमें लगे कि यार अनसर्टेन इवेंट होने हो सकता है, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है ना, कि हमें लग रहा है कि यार फ्यूचर में कोई ऐसा डर है कि यार ये चीज ना हो जाए, अनसर्टेन इवेंट, तो उसके लिए पहले से ही अपने आप को क्या करके रखो बेटा? इंश्योर्ड। क्या करके रखो? इंश्योर्ड। कल के दिन अगर कुछ होता है तो कंपनी आपको फुल फ्लेज अमाउंट पे बैक कर देगी। क्लियर? अब इसके बहुत सारे बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम साथ साथ इनको पढ़ेंगे। तो बात आई, कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। लाइफ बेटा पूरी तरह से अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है। जगह जगह कोई ना कोई अनसर्टेनिटी हमें हमारे साथ कनेक्टेड है। आप कहीं भी देखो अनसर्टेनिटीज है। कभी आप किसी की भी बात करो, हर जगह अनसर्टेन है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या होगा, कैसे होगा। So the chances of occurrence of an event causing losses are quite uncertain. तो अब ये कब कौन सा लॉस आपको आ जाए बेटा, ये पूरी तरह से अनसर्टेन है। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि कब हमें कितना लॉस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं बता सकता, है ना? बिकॉज इट इज टोटली अनसर्टेन, ये पूरी तरह से अनसर्टेन है। सो देयर आर रिस्क, बेटा रिस्क है ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फॉर ह्यूमन लाइफ। हमें कहीं ना कहीं ये भी रिस्क है कि कभी भी किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, कभी भी वो डिसेबल हो सकता है ना? फायर एंड बल्गरी रिस्क फॉर प्रॉपर्टी, कल के दिन आग भी लग सकती है या कुछ डैमेज भी हो सकता है प्रॉपर्टी को, है ना? बोलो बेटा, यस है ना? कुछ चोरी हो सकती है या कुछ हो सकता है, डैमेज हो सकता है, रिस्क है ना? पेरिल्स ऑफ द सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स, अगर आप कभी शिपमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपके गुड इधर उधर जा सकते हैं, एंड सो ऑन। इफ एनी ऑफ दीज taken place, the individuals and or organization may suffer a great loss sometime beyond their capabilities to bear the same. अगर बेटा इनमें से कोई भी लॉस हो जाता है तो कई बार ये जो कैपेबिलिटीज हैं उससे भी बाहर जा सकता है सिस्टम। मींस कि कई बार अगर ये लॉस हुआ तो जितनी उनके अब उनके पास टोटल अमाउंट उतना भी नहीं होगा कि वो रिकवर कर पाए उस लॉस को, तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हैं। सो इस चीज के लिए कि कल के दिन हमें लॉस ज्यादा ना हो, उसके लिए ही लोग क्या कराते हैं बेटा, या तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस क्या कराती हैं? इंश्योरेंस। क्या कराती हैं बेटा? इंश्योरेंस। सो इट इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सच अनसर्टेनिटीज दैट देयर इज अ नीड फॉर इंश्योरेंस। कहते हैं इसीलिए इन इम्पैक्ट से बचने के लिए कि भाई इन लॉसेस का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, इसीलिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस बेटा क्या कराती हैं? इंश्योरेंस। क्या कराती हैं बेटा?
इंश्योरेंस। Insurance. याद रहेगा? Yes, sir. So investment in factory buildings or heavy equipments or other assets is not possible unless there is arrangement for covering the risk with the help of insurance. कहते हैं आप फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग में, हैवी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कल चीजों को अरेंज करना अगर आप उनको क्या ना करो, अगर आप उनकी इंश्योरेंस ना कराओ। क्या ना कराओ बेटा? अगर आप उनकी इंश्योरेंस। Insurance. याद रहेगा? Yes, sir. Then so कहते और other assets is not possible हो गया। Keeping this in mind, people facing common risk come together and make some small contribution to a common fund which helps to spread the loss caused to any individual by particular risk over a number of persons who are exposed to it। अब क्या है, जैसे बेटा बहुत ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बहुत तरह के लोग हैं अलग अलग, क्लियर? बहुत सारे लोग हमने बोल दिए कि बहुत सारे लोग हैं, क्लियर? अब क्या हो बेटा, अगर इन सब ने कंट्रीब्यूशन किया, सबने थोड़ा 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 अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया, क्या जरूरी है कि सबको लॉस होगा? बोलो। नो सर। है ना, किसी एक को अगर लॉस हुआ, ये सब ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? Yes, sir. तो इसी के बेसिस पर बेटा क्या चलता है, इंश्योरेंस इसी के बेसिस पर काम करती है कि बहुत सारे लोग बेटा कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन मिलता उसको है लॉस, जिसको लॉस हो। प्लस बेटा इंश्योरेंस हमेशा होती किस चीज की है, ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, दो चीजें होती हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, कौन सा होता है ये मैं जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, और एक होता है प्योर रिस्क। कौन सा होता है, स्पेकुलेटिव, और एक क्या होता है, प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव क्या होता है बेटा, जैसे केबीसी, जैसे लॉटरी, ये स्पेकुलेटिव क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे आप या तो जीत सकते हो या क्या कर सकते हो, हार सकते हो। बोलो यस और नो? Yes, sir. है ना? तो इधर जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। रिस्क में प्योर रिस्क कौन सा होता है बेटा, जहां आपका सिर्फ रिस्क कवर हो। क्या कवर हो? Risk. जहां आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा कभी, सिर्फ क्या होगा, लॉस कवर होगा। क्या होगा बेटा, सिर्फ लॉस Cover. कवर। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब सोचो अगर कंपनी स्पेकुलेटिव रिस्क के इंश्योरेंस कराने लग जाए, तो ध्यान से समझना, मैंने बेटा एक लॉटरी की टिकट ली, क्या ली, लॉटरी की Ticket. लॉटरी की टिकट ली और उसकी इंश्योरेंस करा ली। अगर तो बेटा लॉटरी लग गई तो क्या हुआ, तो वैसे ही मजे हो गए, और ना लगी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, ये तो विन विन सिचुएशन हो गई, है ना? ये तो दोनों तरफ से विन विन हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी कभी भी स्पेकुलेटिव रिस्क पे इंश्योरेंस नहीं करती, सिर्फ किस पे करती है, प्योर रिस्क। किस पे करती है बेटा, Pure risk. प्योर रिस्क कैसे? अगर बेटा कोई पर्सन है मिस्टर ए ने कार परचेज करी, क्या परचेज करी, कार है ₹10 लाख की, कितने लाख की, 10 लाख, क्लियर? अब कार का बाय चांस एक एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, कार का Accident. बेटा कार का लॉस हुआ 3 लाख का, कितने का, 3 lakh. 3 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने कार ओनर को कितने रुपए दिए, 3 लाख, और कार दोबारा मतलब वहीं पे आ गई जितने की उसकी वैल्यू थी, मतलब उतनी तो नहीं बट हाँ दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गई जैसी थी। क्या मिस्टर ए को कोई प्रॉफिट हुआ? नो सर। सिर्फ क्या हुआ, लॉस कवर हुआ। Cover. क्या हुआ बेटा, सिर्फ लॉस Cover. कवर। समझ गए पॉइंट? Yes, sir. बात है, हाँ जी। सर इंश्योरेंस कंपनी एक्ट ऑफ गॉड को भी मतलब कि वो नहीं करती ना, पे इंश्योरेंस। मतलब एक्ट ऑफ गॉड मतलब, हाँ वो कभी एक्ट ऑफ गॉड अगर होगा ना, देखो अब मैं अभी मैंने आपको एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मूवी आई थी उस पे था। अगर बेटा बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया हमने कह दिया चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, लेट अस अज्यूम हमने कह दिया फ्लड्स आ गए, क्या आ गए, फ्लड्स। बेटा सबको लॉस हो गया, क्या इंश्योरेंस कंपनी सबको पे कर पाएगी? No, नो sir. सर।
इसीलिए वो एक्ट ऑफ गॉड कंसीडर नहीं करते। ऐसे में तो इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर बाय चांस एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू भी इंश्योरेंस करा लिया किसी ने। समझ गए? वो उन सो चीजों के लिए है। हाँ जी, बोलो बोलो। सो मतलब जैसे फ्लड आया एंड फैमिली में से फैमिली के सिर्फ 2 लोग की डेथ होगी और उनकी लाइफ इंश्योरेंस थी, तो उनको उसकी लाइफ इंश्योरेंस का मिलेगा? बेटा कई कई इंश्योरेंस कवर ऐसा दे देते हैं, कई कंपनी दे देती है, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कई कंपनी पॉलिसी में दे देते हैं, कई कंपनी नहीं देती। ओके सर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? मैंने अभी आपको जर्नल समझाई चीज। सो इंश्योरेंस कहते हैं इज दस अ डिवाइस, इंश्योरेंस एक वो डिवाइस है by which the loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons who are exposed to it and who prepare to insure themselves against such an event. So इंश्योरेंस बेटा एक वो डिवाइस है जिसके जरिए अगर बाय चांस कभी कोई लॉस होता है तो वो स्प्रेड हो जाएगा सब में और उस पर्सन को मिल जाएगा जिसने जिसके जिसके साथ वो चीज हुई है। So it is a contract or agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make a loss, damage or injury to something of value in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event. अब इसमें बेटा एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जो इंश्योर्ड जो पर्सन है जिसने क्या चीज को इंश्योर्ड कराया है, इंश्योरर है वो क्या करता है बेटा, वो एक नॉमिनल सम देता है, हर मंथ का कुछ सम प्रोवाइड करता है कंपनी को, जिसमें कंपनी कल के दिन उनके कोई भी ऐसी चीज का इंश्योरेंस करती है जो चीज उसके उससे जिसको पूरी तरह से फर्क पड़ता है, जो उसकी पर्सनल है। आप किसी उस चीज को इंश्योरेंस नहीं कर सकते जो आपके मतलब का ना हो। जैसे बेटा मैं पार्क की इंश्योरेंस कर लूं अपने साइड वाले, नहीं हो सकता। मैं रोड की इंश्योरेंस कर लूं, नहीं हो सकता। मैं मार्केट की इंश्योरेंस करा लूं, नहीं हो सकता। वही चीजें आप इंश्योरेंस करा सकते हो जो आपके साथ कनेक्टेड हो, जिसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट एसोसिएटेड हो। यहाँ तक क्लैरिटी? तो ये एग्रीमेंट होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है बेटा जो जनरली मतलब एक एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉपर लिखा जाता है कि आपको इतना इतना सम देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि लोग इंश्योरेंस देते हैं लेकिन क्लेम कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका कुछ लॉस ही नहीं होता, तो सारा जीरो हो जाता है। तो वो सिर्फ अनसर्टेन है कि अगर कल के दिन कुछ होगा तो उसका लॉस कवर होगा, अदरवाइज वो जीरो है। क्लियर? क्लियर बेटा? सो देन यहां से हमारा अगला पॉइंट क्या आया, कहते सो द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग एंड इज नोन एज पॉलिसी। बेटा वो राइटिंग में लिखा जाता है, प्रॉपर उसमें साइन होते हैं, उसको पॉलिसी कहा जाता है। सो द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड। बेटा जिस पर्सन का रिस्क मतलब है उसके साथ एसोसिएटेड, उसको इंश्योर्ड कहा जाता है। एंड द फर्म्स व्हिच इंश्योरेंस इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस इज नोन एज इंश्योरर। और जो फर्म उस इंश्योरेंस को कर रही है, जैसे मैंने किसी LIC कंपनी से कर लिया या किसी अदर कंपनी से कर लिया, उसको इंश्योरर कहा जाएगा या एश्योरेंस अंडरराइटर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एश्योरेंस अंडरराइटर। कि मतलब उसने आपको लिख कर दिया है कि वो आपके प्रोडक्ट की क्या करेगा, इंश्योरेंस करेगा। और वो कौन होगा बेटा? इंश्योरर होगा। कौन होगा? इंश्योरर। क्लियर? जिस चीज को आपने कराया वो चीज क्या होगी? इंश्योर्ड। क्या होगी? इंश्योरेंस। याद रहेगा? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चले बेटा आगे, क्लियर है पॉइंट? यस सर। आगे चलें? यस। तो अब हमारे अगले बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। क्लियर? इंश्योरेंस। क्लियर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इसके बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेटा जिस पर ये इंश्योरेंस बेस्ड है। अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स हैं जो आगे आएगा, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबरोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज, कंट्रीब्यूशन।
मिटिगेशन। टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हमने बात करनी है। देखो जब भी कोई प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना, तो इन प्रिंसिपल्स के साथ बेटा क्या है, इन प्रिंसिपल्स की बेसिक रूल है कि इसके अलावा ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे। इसकी कुछ बेसिक एक गाइडलाइन है जो कि ये आपको अप्लाई करने ही करने पड़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो बेसिक है, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो बेसिक है जिस पर हमने आगे काम करना है। क्लियर? सो पॉइंट आया, कहते द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट, जो बेसिक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का वो ये है दैट एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस कंसर्न चूजेस टू स्पेंड अ डेफिनेटली नोन सम in place of a possible huge amount involved in an indefinite future loss। प्रिंसिपल जो बेसिक है वो सिर्फ इतना है कि कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस कंसर्न कुछ पैसा खर्च करता है उस अमाउंट को, उस अमाउंट की रिकवरी के लिए, उस अमाउंट के डर के लिए कि कल के दिन अगर कोई भारी लॉस होता है, कि कोई ह्यूज लॉस अगर हमें होता है तो वो ह्यूज लॉस हमें रिकवर हो और उस ह्यूज लॉस से हम बच सकें। इसलिए बेटा वो इंसान क्या करता है, खर्च करता है। क्लियर? छोटी छोटी अमाउंट में बेटा प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम के लिए एक बड़ी अमाउंट, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी का ये फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी ऐसी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दे रही बेटा, बहुत सारे लोग छोटी छोटी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वही अमाउंट किसी एक पर्सन को मिल जाती है। यही उनका प्रिंसिपल है, सिंपल सा। यहाँ तक क्लियर? सो दस insurance is the substitution of a small periodic payment premium for a risk of large possible loss। ये एक सिंपल एक स्मॉल सब्सटीट्यूशन है कि आप एक स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट दो, छोटी सी पेमेंट आप प्रीमियम दे रहे हो जिससे कल के दिन आपका एक बड़ा लॉस कवर हो रहा है। क्लियर बेटा? यस सर। यहां तक क्लैरिटी है? यस सर। So the loss of risk still remains, but the loss is spread over a large number of policy holders exposed to the same risk। अब बेटा लॉस ऑफ रिस्क तो वही रहता है, बट वो स्प्रेड हो जाता है बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स में, और उसको मिल जाता है जिसके साथ वो लॉस एसोसिएट हो, जिसके साथ वो होगा उसको वो लॉस मिल जाएगा, मतलब उसका लॉस वो कवर हो जाएगा। So the premium paid by them are pooled out, of which the loss sustained by any policyholder is compensated। सबके छोटे छोटे प्रीमियम बेटा पूल कर लेंगे, जोड़ देंगे और उसको दे देंगे जिसको लॉस हुआ है। So thus risk are shared with others। आप दूसरों के साथ रिस्क शेयर कर रहे हो। From the analysis of past events, the insurer, an insurance company or an underwriter knows the probable losses caused by each type of रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पे पास्ट इवेंट से ये देखा जाता है, पास्ट इवेंट से इंश्योरेंस कंपनी का ये उन्होंने देखा है अपने पास्ट इवेंट से कि सबको एक साथ लॉस नहीं होता है ना, सारे लोगों को एक साथ लॉस कवर, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक साथ ही उनको लॉस होगा, नहीं, किसी एक को लॉस होगा और वो लॉस कवर कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सो इंश्योरेंस देयरफॉर इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट primarily used to safeguard against the risk of potential financial loss। So insurance इसीलिए एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में ये रिस्क होने के चांसेस हैं तो आप उसको सिंपली कवर अप कर रहे हो। So ideally insurance is defined as the equitable transfer of the risk of the potential loss from one entity to the another in exchange for a reasonable fee। आप एक रीजनेबल फी दे रहे हो जिसके आपके चांसेस कल के दिन ये भी हैं कि वो आपको फी रिफंड नहीं होगी जब तक आपका लॉस नहीं हुआ। अगर बाय चांस आपको कोई लॉस होता है तो है कि रिफंड हो जाए, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि वो रिफंड हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर। So insurance company therefore is an association या corporation है of organization engaged in a business of paying all legitimate claims that may arise in exchange for a fee। कि कल के दिन अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो वो एक नॉमिनल फी के लिए उस लॉस को आपके कवर कर देती है। सो इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंश्योर्ड हैं ट्रांसफर रिस्क टू अनदर पार्टी in order to combine loss experience which provides for payment of losses from funds contributed by all members
सारे लोग बेटा मेंबर जितने भी हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सोशल डिवाइस है कि जिसमें सारे लोग अपना रिस्क कवर करने के लिए किसी दूसरी कंपनी के को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करके अपने रिस्क से मतलब फ्यूचर सेव कर सकते हैं। सो इंश्योरेंस इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स व्हिच मे कॉज डिसएडवांटेज टू हिम। तो इंश्योरेंस क्या करती है बेटा, वो उस मेंबर को कवर करके रखती है ताकि कल के दिन कोई अनसर्टेन इवेंट हो तो वो उसको उतना डिसएडवांटेज या नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. कोई बीच में डाउट पूछ रहा था? सर हाँ जी सर बोलो। जैसे अगर कोई पार्टी है और वो पेमेंट कर रही है लाइक छोटे छोटे अमाउंट्स में किसी एक हाँ चीज़ जी। को फेवर करने के लिए, बट अगर वो पेमेंट फुल होने से पहले ही अगर वो मतलब कि लॉस हो जाए तो वो क्या इंश्योरेंस कंपनी वो करेगी मैं गारंटी बताता का? हूँ, एक पर्सन है ए ने कार परचेज की आज, कितनी डेट है, 17th ऑफ अगस्त को, क्लियर, और इंश्योरेंस करा ली, क्लियर बेटा? यस सर। पे किया लेट अस अज्यूम सिर्फ 12,000 10 लाख की कार के लिए, ठीक है, और 20th अगस्त को उसकी कार लग गई। बेटा पूरे जितनी कार की वैल्यू होगी लेट अस अज्यूम 10 लाख, पूरे 10 लाख रुपीस कंपनी दे देगी। इजी? सर तो कंपनी को लॉस नहीं होगा? बेटा बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे, अब जैसे मैं हूं, मैंने कार जब से परचेज की आज तक क्लेम नहीं लिया, हर साल 15,000 पे कर रहा हूँ, 15 ईयर्स हो गए, मतलब 5 ईयर्स हो गए, तो 75,000 पे कर चुका हूँ, लेकिन मैंने क्लेम 1 रुपए नहीं लिया। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे, समझ गए? सर मतलब अगर अगर जैसे कार बी थी, अगर उसको क्लेम चाहिए हो फिर? अगर बेटा लॉस होगा तभी तभी क्लेम मिलेगा ना, बिना लॉस के तो कंपनी क्लेम देगी नहीं। हाँ जी वही, अगर उसी कार को भी लॉस हो जाए फिर? तो क्या हुआ, जितनी मर्जी कार होंगे, इंश्योरेंस कंपनी कौन सा एक पर्सन की इंश्योरेंस कराते हैं? अगर 1 लाख लोग हैं बेटा, 1 लाख में सबको तो नहीं हो सकता ना लॉस, किसी 10,000 को ही होगा। फिर भी 90,000 वाले तो पे कर ही रहे हैं ना, जो 90,000 लोग हैं वो तो दे ही रहे हैं ना एक्स्ट्रा। यस सर। समझ गए? यस सर। आज के लिए बेटा सफिशिएंट है इतना।